स्वरा अपनी भाभी सुजाता को बड़े चाव से पसंद करके लाई थी। वैसे तो सारा परिवार गया था लड़की देखने। अगर कोई नहीं गया था तो वे थे उसके भैया सोम। आज के ज़माने में ये बात थोड़ी अजीब हो सकती है, पर लड़की वालों को जब बताया गया कि लड़का बहुत सीधा है और उसे अपने घर वालों की पसंद पर पूरा भरोसा है, तो वह तो उसके संस्कारों पर ही बलिहारी हो गए थे। वैसे भी लड़की वाले स्वयं लड़के को देख ही चुके थे। बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन, ऊंचा कद, गेहुआ रंग, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक सोम बातचीत में भी सौम्य था। ऐसे लड़के तो किस्मत से ही मिलते हैं, इनकार कौन कर सकता था भला। अब अगर सुजाता ने लड़का नहीं भी देखा तो क्या, अपने घर वालों पर तो उसे विश्वास होना ही चाहिए। आखिर माता पिता से बढ़कर हितैषी कौन होता है। दबी जुबान से उसने इच्छा जाहिर की, पर माँ ने जवाब में फोटो पकड़ा कर कहा कि लड़का शर्मीला है। कहीं वह लोग सुजाता को बेशर्म न समझ बैठे। सोम सचमुच हैंडसम लगा सुजाता को और वह चुप रह गई। वैसे सुजाता भी कोई कम तो थी नहीं। भले ही छोटे शहर की थी, परंतु अपने कॉलेज की मिस फ्रेशर रह चुकी थी। उसकी सुंदरता और सुरुचिपूर्ण रहन सहन के पूरे शहर में चर्चे थे। बहुत से परिवार उसे अपने घर की बहू बनाने को उत्सुक थे। स्वरा आजकल के जमाने की लड़की थी, ऊपर से घर की इकलौती बेटी। सो उसकी पसंद को भाई की पसंद का मापदंड मान लिया गया था और स्वरा तो लट्टू हो गई थी सुजाता पर। हर कोई बस यही कह रहा था कि जोड़ी खूब जमेगी। 2 माह में विवाह था। स्वरा अक्सर ही भाभी से किसी न किसी बात को लेकर फोन पर बात करती थी। वह अच्छी तरह समझ भी गई थी कि उसकी होने वाली भाभी समझदार और हंसमुख है। 1-2 बार सुजाता ने सोम से बात करने की इच्छा जताई तो स्वरा ने बात कराई भी, परंतु हेलो कैसी हैं आप जैसी औपचारिक बातों के अतिरिक्त तो कुछ बात न हो सकी। सुजाता अक्सर स्वयं से ही पूछती, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला आधुनिक युग का युवक है या कोई पुरातनपंथी है ये सोम। व्यवहार से तो ऐसा ही लगता है। सब लोगों के हिसाब से जोड़ी एकदम कमाल की थी, जैसे एक दूजे के लिए ही बने हों। परंतु सुजाता को सोम की इतना कम बोलने की आदत कभी कभी आदत न लगकर उसकी बेरुखी लगती और उसका मन आहत अनुभव करता। एक दिन रितिका भाभी के पूछने पर उसने अपने दिल की बात कह डाली। रितिका सोम से मिल चुकी थी और उसे वह भला इंसान लगा था। उसने सुजाता का संशय दूर करने की योजना बनाई। दिल्ली में रहने वाली उसकी चचेरी बहन का प्रसिद्ध बुटीक था। उसने सुजाता के लिए कुछ आधुनिक ड्रेस वहां से दिल्ली के फैशन के अनुरूप लेने का सुझाव दिया, जो घर में सभी को पसंद आ गया। दोनों ड्राइवर के साथ 2 दिन के लिए दिल्ली गईं। रितिका ने ही अपने आने की सूचना सोम को देकर पूर्व निर्धारित स्थान पर सुजाता से मिलने का कार्यक्रम बनवाकर ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया। सुजाता को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वह बहुत खुश थी। सोम नियत समय से पहले ही वहां पहुंच गया और सुजाता के आने पर खड़े होकर हल्की मुस्कान से सुजाता का स्वागत किया। सुजाता को ये बात बहुत भाई, परंतु जैसी कि उसे उम्मीद थी वह उसकी सुंदरता पर रीझ कर उसकी तारीफ के कसीदे पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बातचीत भी बेहद सीमित शब्दों में थी। ओहो कितना अनरोमांटिक है। कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाने दो बच्चू, तुम्हें तो मैं राह पर ले आऊंगी। ऐसा मन में सोचकर सुजाता मुस्कुरा पड़ी, पर सोम ने मुस्कुराहट का कारण भी नहीं पूछा। बस एक बात को छोड़ दें तो सोम सुजाता को बहुत अच्छा लगा था। वह खुशी खुशी वापस लौट आई। रितिका भी खुश थी कि उसकी प्यारी ननद का संदेह दूर हो चुका था। विवाह की मंगल बेला आई। सब कारज विधिवत संपन्न हुए और सुजाता ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी, जहां उसकी चंचल सी प्यारी सी इकलौती ननद स्वरा गृह प्रवेश के रास्ते में आड़े आ गई थी। उसे सोम से नेग में मोटी रकम चाहिए थी। सोम ने भी थोड़ी हंसी ठिठोली के बाद उसकी मांग पूरी कर दी। सुजाता ने पहली बार सोम को खुलकर हंसते देखा और चैन की सांस ली। ओहो चलो हंसना तो आता है जनाब को। दिन भर अनेक रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी चलती रही। सांझ ढले स्वरा ने अपनी भाभी को बड़े प्यार से तैयार किया। सुजाता तो वैसे भी अप्रतिम सुंदरी थी। आज तो भैया घायल ही हो जाएंगे भाभी, ध्यान रखना, ज्यादा न सताना मेरे भाई को। स्वरा ने हंसकर कहा तो सुजाता शर्मा गई। अनगिनत तो ख्वाब आंखों में बसाकर वह सुहाग की सेज पर बैठकर प्रीतम की प्रतीक्षा कर रही थी। सोम कमरे में आया तो रोमांच से दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर यह क्या, सोम पास आकर बोला, विवाह की रस्में कितनी थकाने वाली होती हैं ना। मैं तो सो रहा हूँ, तुम भी तो कल फेरों पर रात भर जगी थी। कुछ आरामदायक सा पहन लो और सो जाओ।
कहकर वह बिस्तर के किनारे पर करवट लेकर सोने का अभिनय करने लगा। सुजाता हैरान रह गई। ये कैसी सौगात है? थका है पर कम से कम 2 बोल प्यार के तो बोल ही सकता है। ये तो सुहाग सेज पर बैठी विवाहिता का सरासर अपमान है, जो उसके लिए 16 श्रृंगार किए बैठी है। क्रोध और अपमान से उसने ना ही कपड़े बदले और ना ही कुछ पूछा सोम से। दूसरे किनारे लेटकर चुपचाप आंसू बहाते हुए पता नहीं कब सो गई। दूसरे दिन नहा धोकर कमरे से निकली तो तैयार तो थी, पर चेहरे पर उदासी की परत चढ़ चुकी थी। सोम उसके बाहर आने के बाद उठकर आया था और पूरी तरह सहज लग रहा था। आज बहू के हाथों खाना बनाने की रस्म थी। मेहमान अधिकतर जा ही चुके थे, कुछ ही लोग शेष थे जिन्हें आज जाना था। सोम का छोटा भाई अंबर भी स्वरा की ही तरह चंचल स्वभाव का था और भाभी के साथ कल से ही हंसी मजाक कर रहा था। कल सुजाता भी उसकी बातों से आनंदित थी, परंतु आज तो गंभीरता की चादर सी ओढ़ ली थी उसने। स्वरा और सुजाता की सास से उसकी ये उदासी छुप न सकी, पर मेहमानों की उपस्थिति में कुछ पूछना उचित नहीं था। सोम तो सबके सामने इतना सामान्य था कि सुजाता को लगने लगा कहीं वह सचमुच थका तो नहीं था कि सहज भाव से सो गया। शायद वह इतना सीधा सरल है कि उसे विवाहिता से व्यवहार करना ही नहीं आया। उसका विश्वास पुनः सोम पर कायम होता गया। फिर रात्रि आ गई। आज भी उसने कुछ वैसा ही करने का प्रयास किया तो सुजाता के सब्र का बांध टूट गया। उसने सोम को झंझोड़ दिया। सोम उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, पर मुझे टाइम चाहिए। कैसा टाइम? बहुत तो मुश्किल से, इतना कहा सुजाता ने। ये विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं इतनी जल्दी उसे नहीं भुला सकता, सीधे सपाट शब्दों में कह दिया सोम ने। तो किया क्यों? और अब बताने से क्या लाभ? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? सुजाता ने क्रोधित होकर पूछा। किसी से तो विवाह करना ही था और कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है तुम्हारी। तुम्हें इस घर की बहू होने का पूरा सम्मान मिलेगा और कितना लाड प्यार हासिल करोगी, ये सब तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। रही मेरी बात तो मैं समय ही तो मांग रहा हूँ बस। मैंने कब कहा तुमसे पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखूँगा? इस बार सोम का स्वर कुछ ऊंचा था। ओहो, बड़ी मेहरबानी आपकी। कितने एहसान किए हैं आपने ये सब कुछ मुझे देकर। यही बात अगर मुझे विवाह से पहले बता देते तो मेरी निगाहों में आपका सम्मान होता। विवाह तो मैं तब भी कर लेती और आपको पिछले रिश्ते से उबरने का समय भी खुशी से देती, बल्कि खुद उसमें आपकी मदद करती। पर आप तो ऐसे जता रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। इस बार क्रोध कम और दुख अधिकता सुजाता के स्वर में। गलत मैंने नहीं, मेरे पापा ने किया है। कितना समझाया था मैंने उन्हें, कितना मनाया था, पर उनकी एक ही जिद रही कि अपनी जाति में ही विवाह होगा। तो कोर्ट मैरिज कर लेते, इतने ऊंचे ओहदे पर हो, कोई कमजोर तो नहीं थे। हाँ, वो भी कर लेता, पर श्रद्धा के पिता जब विवाह की बात करने आए तो मेरे पापा ने इतना अपमान किया उनका कि श्रद्धा ने मुझसे रिश्ते समाप्त कर जल्दी में किसी और के साथ विवाह कर लिया। सोम ने मजबूरी बताई। उस रात तो वो सो ही न सकी। उसके बाद वो और उदास हो गई थी। मम्मी जी, स्वरा और अंबर की समझ में कुछ कुछ आने लगा था, परंतु सुजाता से बात करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे थे। हाँ, सोम से बात करने का प्रयास उन्होंने अवश्य ही किया, जिसके बदले उसने यही कहा, बहू आप लोगों को चाहिए थी, मैंने लाकर दे दी। अब पत्नी बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा। ये बात सुजाता के कानों में भी पड़ी। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। लाकर दे दी क्या मतलब हुआ? मैं कोई बेजान वस्तु हूँ कि घर में चाहिए थी तो ले आए? पर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। क्या कहती और किससे कहती? पापा भी सब देख रहे थे और सोम पर क्रोधित भी थे, परंतु सुजाता ने गौर किया कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद थी। 3 दिन बाद सुजाता के पापा उसे लेने आए। शादी के बाद पहली बार मायके का पग फेरा था उसका। मम्मी जी ने उसे बड़े प्यार से गले लगाकर उसका सिर थपथपाया, जैसे सांकेतिक भाषा में कह रही हों, सब ठीक हो जाएगा बहू, इस घर की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। स्वरा ने भी कसकर गले लगाकर कहा, जल्दी आना भाभी, आपके बिना घर सूना हो जाएगा। पापा के चरण स्पर्श करे सुजाता ने तो उन्होंने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। अम्बर ने आगे बढ़कर सुजाता के पांव छुए। सुजाता के पापा तो बेटी का इतना लाड प्यार और सम्मान देकर अभिभूत हो गए थे। बस जिसे कुछ कहना चाहिए था उसने नजर भरकर पत्नी को देखा तक नहीं, पर सुजाता के पापा को तो ये उसके आंखों की शर्म और संस्कार ही लगे। उसकी छवि ही कुछ ऐसी थी। सुजाता की विदाई के बाद उनके घर में एक तरह से युद्ध ही छिड़ गया। मम्मी तो रो रो कर कह रही थी, इतनी सुंदर बहू ढूंढ कर दी कि बेटा राह पर आ जाएगा,
पर तूने तो उस बेचारी का मान तक नहीं रखा। पता नहीं क्या बताएगी मायके में यहाँ के बारे में। मुझे तो डर लग रहा है कि भाभी वापस आएंगी भी या नहीं। सच कहूँ, अगर मैं उनकी जगह होती तो कभी ना आती, स्वरा ने क्रोध मिश्रित चिंतित स्वर में कहा। अंबर सोम से आयु में काफी छोटा था, अतः चुप ही रहा। पापा ने सोम को समझाने की चेष्टा की तो अब तक चुप सोम बोल पड़ा। आप तो चुप ही रहिए पापा, इस सब के जिम्मेदार आप ही हो। आ तो गई आपकी जाति की बहू, इसके आगे उम्मीद मत रखना मुझसे। कहता हुआ वह अपने कमरे में चला गया। पापा निडाल से कुर्सी पर पड़ गए। श्रद्धा से रिश्ते की बात जब उठी थी तो मम्मी, स्वरा व अंबर ने सोम का समर्थन किया था। यही वजह थी कि वह इन सबसे नाराज नहीं था, परंतु पापा की वजह से रिश्ता नहीं हो सका। सोच ने पापा से बात तक करना छोड़ दिया था, पर अब जो हुआ सो हुआ। श्रद्धा का तो वैसे भी विवाह हो चुका था, तो अब वो सुजाता के साथ इस तरह के व्यवहार को किसी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता था। सुजाता ने मायके पहुंचकर सामान्य रहने का काफी प्रयास किया। उसके पापा ने जब उसके ससुराल वालों की तारीफों की झड़ी लगाई, वह शांत रहकर फीकी सी हंसी हंस दी। जब तारीफ सोम की प्रारंभ हुई तो सुजाता के चेहरे पर जो क्रोध उभरा वह उसकी भाभी रितिका से छुप न सका। वैसे तो माँ भी कहीं ना कहीं समझ रही थी कि उसकी बेटी प्रसन्न नहीं है। अगले दिन जब घर के पुरुष काम पर चले गए तो रितिका ने सुजाता की उदासी का कारण पूछा। माँ भी वहीं आकर बैठ गई थी। पहले तो सुजाता ने टालने की कोशिश की, पर अंततः सब बता दिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ को तो जैसे सदमा सा लगा, कुछ क्षण को मौन ही हो गई। रितिका ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरकर सांत्वना दी। कुछ क्षण के उपरांत जब वह शांत हो गई तो रितिका ने पूछा, आगे क्या करने का सोचा है? सोचने समझने की तो शक्ति ही नहीं बची भाभी। बहुत उपेक्षित अनुभव किया स्वयं को मैंने। जी तो कह रहा है वापस ही ना जाऊं। सुजाता के ये कहते ही माँ जैसे होश में आई। ना ना बेटा, इतने कठोर निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। अच्छी बात यह है कि उस लड़की का विवाह हो चुका है। दामाद जी कब तक उसकी याद में जी पाएंगे? आना तो उन्हें तुम्हारे ही पास है। सुजाता को ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उसके कुछ बोलने से पहले ही रितिका बोल पड़ी। ये क्या बात हुई? गलती सरासर सोम की है। एक तो पहले उन्होंने या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य ने कुछ भी नहीं बताया। चलो इसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए, पर विवाह के बाद इस तरह की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है? अगर उन्होंने अपने पिता को गलत ठहराने को ही ये विवाह किया था तो भी हमारी सुजाता के मन को तो घाव दिए ना। अब जो है सो है, इस बात को लेकर घर तो नहीं तोड़ा जा सकता। दामाद जी तो कभी ना कभी सुधर ही जाएंगे, लेकिन घर अगर टूटा तो बाद में कितनी ही तरह की और परेशानियां मुंह उठाएंगी। दुनिया तो सदा औरतों को ही दोष देती है, उसकी माँ बोली। लेकिन माँ जी, इसकी वजह से सुजाता के आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची है उसका क्या? रितिका ने समझाना चाहा। नहीं रितिका, इतनी सी बात पर घर टूट जाए मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। और फिर दामाद जी का व्यवहार तो सुजाता के प्रति खराब नहीं, वक्त ही तो मांगा है उन्होंने। यदि वो भी नहीं दिया तो ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अभी पिछले सप्ताह ही इतने धूमधाम से विवाह किया है। छोटे से कस्बे में रहते हैं हम, छोटी जगह में बातें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। सब वो सुजाता की ही गलती निकालेंगे। बेहतर होगा कि इस बात को यहीं समाप्त करो। घर के पुरुषों तक भी नहीं जानी चाहिए, तुम्हारे पापा सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब वही सुजाता का घर है, उसका मान सम्मान बचाना इसका कर्तव्य है। इतना कहकर वह तो वहां से उठकर चली गईं। साथ ही ये जतला गईं कि अब इस घर पर सुजाता का हक नहीं रहा। टूटे आत्मसम्मान के साथ भी सुजाता का कर्तव्य अपनी ससुराल का सम्मान बचाना ही है। लोग क्या कहेंगे? जैसा सदा का ज्वलंत प्रश्न एक स्त्री के आत्मसम्मान पर हावी था। रितिका ने कुछ कहने के लिए माँ जी को आवाज लगानी चाहिए, परंतु सुजाता ने रोक दिया। वह समझ चुकी थी बेटी सचमुच पराया धन है, और अब वह पराई हो चुकी थी, और जन्म देने वाली माँ भी अब उसको नहीं समझ सकती। स्वरा और मम्मी जी रोज फोन करते थे सुजाता को। वह लोग स्वयं को उसका अपराधी समझते थे। सुजाता भी जानती थी कि इस घटनाक्रम में उनका कोई दोष कहीं ना कहीं जरूर है, और फिर रहना तो उसी घर में है, तो उनसे शिकायत करे भी तो क्यों? हाँ, यदि वो ही ये सत्य पहले बता देते तो अच्छा होता, परंतु उन्होंने सोचा नहीं होगा शायद कि सोम ऐसा व्यवहार करेगा। एक सप्ताह रहकर सुजाता वापस लौट गई। अंबर और स्वरा के साथ सोम भी आया था लेने।
व्यवहार इतना सामान्य, जैसे कि सब कुछ ठीक था। माँ को तो उसके इस व्यवहार से सुजाता का भविष्य सुरक्षित दिखा। रितिका ने अवश्य कहा कि कोई भी परेशानी हो तो वह साथ खड़ी है। ससुराल वापस पहुंची सुजाता तो मम्मी जी ने गले लगाकर माथा चूम लिया। पापा जी ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिए। सबको बहुत तसल्ली सी मिली थी कि वह वापस आ गई है। और शायद उसने मायके में कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि वहां पर किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। बाहर से देखने में सब ठीक था, बस कुछ और ठीक नहीं था तो वह था सुजाता का टूटा दिल। पहले की तरह हंसना खिलखिलाना भूल चुकी थी वह। सोम का व्यवहार उसके प्रति कभी भी बुरा नहीं कहा जा सकता था, बस उसमें उपेक्षा का भाव विद्यमान था। एक दिन रितिका ने सुजाता को फोन पर समझाया कि हालात से समझौता उतना ही करो कि तुम्हें कोई परिस्थिति तोड़ ना सके। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं, बस उसकी परवाह करना छोड़ना होगा। सुजाता ने भी ऐसा ही करने की ठान ली। उसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे खुश हो देखने के लिए सभी ने इस फैसले का स्वागत किया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सोम उपेक्षा का शिकार होने लगा। सबके मृदुल व्यवहार से वैसे भी धीरे धीरे सुजाता सामान्य होने लगी थी। सबका प्रेम उस पर ही बरसता था। सोम के व्यवहार को तो सब गलत ही मानते थे। एक दिन सोम ऑफिस के काम से आगरा जा रहा था। पता नहीं क्या आया दिमाग में कि सुजाता को ताजमहल दिखाने के लिए चलने को पूछ बैठा। सुजाता ने हैरानी से उसे देखा और बोली, प्यार की निशानी ताजमहल को देखना तो जरूर चाहती हूँ, परंतु आपके साथ नहीं। फिर किसके साथ जाओगी? सोम ने हैरानी से पूछा। तो नहीं जाऊंगी, अगले जन्म का प्रतीक्षा करूंगी। पर जो पति प्यार ही नहीं करता उसके साथ क्यों ऐसी जगह जाना? वैसे भी छुट्टी नहीं है मुझे। सोम को कोई जवाब नहीं सूझा और वो 2 दिनों के लिए चला गया। ऑफिस का काम समाप्त करके वह अकेला ही घूमने निकल पड़ा। ताजमहल देखने के बाद वहीं एक बेंच पर बैठ गया। इधर उधर बिखरी खूबसूरती निहार रहा था कि अचानक जानी पहचानी खिलखिलाहट कानों में पड़ी। चौंक कर देखा, श्रद्धा पति की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक पोज देकर किसी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा रही थी। दोनों अपने में ही मस्त थे, कहीं और उनका ध्यान ही नहीं था। सोम को बड़ी खीज हुई। साल भर हो गया विवाह को और व्यवहार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हनीमून पर आए हैं। वह श्रद्धा का ध्यान खींचने को स्वयं ही उठकर चला गया। उसे देखते ही श्रद्धा के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। ओहो, तुम यहाँ अकेले हो? पत्नी कहाँ है? मैंने तो सुना है कि विवाह हो गया तुम्हारा। एक साथ कई प्रश्न दाग दिए उसने। उसका पति, जो सोम को पहचानता नहीं था, हंसकर बोला, शादी हो चुकी है, फिर यहाँ अकेले कौन आता है? ये सोम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। श्रद्धा ने व्यंग से कहा। ओहो, तो ये सोम है। चलो श्रद्धा, मैं नहीं चाहता कि ये अपनी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचाए। श्रद्धा का पति श्रद्धा को हाथ पकड़कर वहां से ले गया। सोम तो देखता ही रह गया, जिसके लिए अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी की इतनी अपेक्षा की, वह उसको ही नीचा दिखाकर चली गई। काश की सुजाता आ गई होती उसके साथ, तो श्रद्धा को दिखाता कि मेरी पत्नी लाखों में एक है। आज सोम आहत अनुभव कर रहा था। पहली बार उसे सुजाता से मिलने की बेचैनी हो रही थी। काम खत्म करके वह आगरा से दिल्ली पहुंच गया। आज उसका दिल चाह रहा था कि सुजाता को बाहों में भरकर क्षमा मांग ले। काम समाप्त करके जब सुजाता कमरे में आई तो आज पहली बार सोम ने उसे बाहों में भर लिया। लेकिन ये क्या? सुजाता ने उसे जोर से परे धकेल दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सुजाता ऐसा कर सकती है। उसने सुजाता से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी। सुजाता का क्रोध कम होने के स्थान पर और बढ़ गया। उसने कहा, ओहो, तो आज ये प्यार इसलिए उमड़ रहा है कि पहले प्यार से तिरस्कार कर दिया गया है आपको? यदि उसकी आंखों में आज भी प्यार होता तो आप हमेशा की तरह मुझे तिरस्कृत करते। ऐसा नहीं है। उसके ऐसा कहने से मुझे लगा कि जब वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। वो तो तभी आगे बढ़ गई होगी जब उसने आपके विवाह से 6 माह पहले विवाह कर लिया था, और अब हमारे विवाह को भी इतना ही समय हो गया है, पर आप उसी रिश्ते को पकड़े बैठे रहे। मान तो रहा हूँ कि गलती हुई, अब आगे बढ़ने को तैयार हूँ ना? उसने सुजाता का हाथ थामते हुए कहा। लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूँ। आप खुद को समझते क्या हैं? जब आपका मन करेगा मेरी उपेक्षा करोगे, जब मन करेगा आगे बढ़ जाओगे। मैं कोई बेजान गुड़िया नहीं हूँ जो जैसे चाहो खेल लोगे। अब आपकी मेरी नज़रों में वह अहमियत नहीं रही जैसी एक पति की अपनी पत्नी के लिए होती है। अच्छा, तो अब तक मेरे साथ रह क्यों रही हो?
सोम ने अविश्वास से पूछा। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जाना तो चाहती थी, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया। घर के बाकी सदस्यों से भी रिश्ता जुड़ा है मेरा, उनकी खातिर नहीं गई। और मायके ने तो विवाह के बाद मुझे पराया ही कर दिया है। वहां भी नहीं जाना चाहती थी, सुजाता ने उत्तर दिया। सोम फिर से क्षमा मांगने लगा तो सुजाता का जवाब था कि उसे सब कुछ भूलने में समय लगेगा। यदि सोम ये समय दे सकता है तो ठीक है, अन्यथा तलाक ले सकता है। इतने सीधे सपाट उत्तर से सोम सहम गया। अब वह किसी भी कीमत पर सुजाता को खोना नहीं चाहता था। रितिका और स्वरा दोनों से सुजाता का सखियों का सा रिश्ता था। एक की वह ननद थी तो दूसरी उसकी ननद। अपने उन दोनों को इस घटनाक्रम के बारे में बताया तो रितिका ने तो उसकी प्रशंसा की ही, साथ ही स्वरा ने भी सुजाता की पीठ थपथपाई। यद्यपि वह सोम की बहन थी, परंतु सही के साथ खड़ी थी। अब तो नज़ारा देखने वाला था। सोम सारा दिन सुजाता के आगे पीछे डोलता हुआ पाया जाता, हर बात पर उसकी प्रशंसा करता। धीरे धीरे सुजाता का गुस्सा पिघलने लगा था, परंतु वह ऊपर से कठोर बनी हुई थी। दरअसल अब उसे सोम की हालत पर तरस तो आता था, परंतु मिन्नतें करवाने में आनंद भी मिलता था। जब गुस्सा पिघल ही चुका था तो प्यार कब तक नहीं उमड़ता। एक दिन सुजाता ने सोम को माफ कर ही दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते सामान हो गए। घर में सबने राहत की सांस ली। समय गुजरता गया। स्वरा विवाह करके अपने ससुराल चली गई। सुजाता भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और अब अंबर विवाह योग्य हो गया था। जब उसके लिए रिश्ते आने लगे तो उसने एक दिन साफ कह दिया कि उसे अपनी मनपसंद लड़की से ही विवाह करना है। इतिहास फिर अपने आप को दोहराना चाहता था। मम्मी को तो सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। सोम के विवाह का घटनाक्रम आंखों के सामने नाचने लगा। पापा अपनी उसी जिद पर कायम थे। सोम तटस्थ था, परंतु सुजाता चुप न रह सकी। उसने साफ साफ कह दिया कि अंबर के इस फैसले में वह पूरी तरह उसके साथ है। मम्मी को भी बल मिला। पापा सुजाता को बहुत मानते थे, परंतु इस बात पर सहमत नहीं थे। तब सुजाता ने कहा, यदि अंबर विवाह अपनी पसंद की लड़की से नहीं कर सकता तो उसे कभी विवाह करना ही नहीं चाहिए। हर बार विवाह विवाह न होकर समझौता क्यों बने। ये क्या कह रही हो सुजाता बहू? सोम ने भी मेरा फैसला माना था और आज वह खुश है। अंबर को भी मानना होगा, तभी भविष्य में वह खुश रह सकेगा। पापा ने समझाया। बस पापा जी, यही तो आपकी भूल है। माता पिता को क्यों लगता है कि उनसे बेहतर निर्णय बेटे के लिए कोई नहीं ले सकता, जबकि सच ये है कि जीवन बेटे को गुजारना होता है। और उस लड़की के जीवन का क्या जो जबरदस्ती की शादी में बर्बाद होकर रह जाता है। तुम कहना चाहती हो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया? इस बार वह तनिक क्रोध से बोले। हो ही गया एक तरह से। जब पहली विदा में मायके गई थी तो सोच कर गई थी कि अब नहीं आऊँगी वापस, परंतु वहाँ जाकर लगा कि यहीं रुक गई तो बोझ ही समझी जाऊँगी। अतः किस्मत से समझौता किया और वापस आकर नौकरी की। तब भी जाना चाहती थी, पर आप सबके प्यार ने रोक लिया। उस दौरान मेरे आत्मसम्मान को जो रोज एक नई चोट लगती थी, उसका दर्द मैंने अकेले झेला है। वह तो मेरी किस्मत ठीक थी कि सोम राह पर आ गए, अन्यथा कभी ना कभी रिश्ता टूट ही जाता। हमारा रिश्ता भले ही सुधर गया, परंतु तब तो फांस दिल में चुभी थी, वह आज भी टीस देती है। कि आप चाहते हैं कि ये सब फिर इस घर में दोहराया जाए? सुजाता ने बात खत्म की, पर पापा सोच में पड़ गए। धीरे से बोले, कह तो ठीक रही हो सुजाता बहू। फिर वह अंबर की ओर मुड़े। अंबर, कल ही लड़की से मिलवाओ। उसके माँ बाप राजी हैं या नहीं? नहीं भी तो मैं मना लूँगा। अचानक पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।